नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हमने मौलिक अधिकारों को समाप्त कर लिया था। साथियों, आज की क्लास में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे साथियों हम, और इनको आराम से समझेंगे साथियों एक एक चीज को। साथियों, अगर आपने वीडियो को शुरुआत कर दी है साथियों, तो एक बार आपको वीडियो को पूरा देखना है। आपको उसके बाद में कमेंट करके बताना है कि हाँ सर, हमें सारी चीजें समझ में आई है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप भी कमेंट बॉक्स का उपयोग जरूर करें साथियों, हम आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे साथियों। अब देखते हैं हम भारत की राज्य व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था, इसमें हम आज क्या शुरुआत करेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में शुरुआत करने वाले हैं साथियों। किसके बारे में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में बात करेंगे हम। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे भारतीय संविधान के कौन से भाग में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं चौथे भाग में। कौन से भाग में? चौथे भाग में। अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पाए जाते हैं, नीति निर्देशक तत्व पाए जाते हैं। अब देखो, इसमें एक शब्द आ रहा है साथियों, नीति। ठीक है, एक तो शब्द होता है नीति और एक होता है योजना। योजना, अब इनमें अंतर क्या है कि भाई नीति क्या होती है, योजना क्या होती है? देखो, नीति देखो, जो राज्य सरकारें होती है या जो भी सरकार होती है साथियों, उनकी भविष्य की प्लानिंग होती है। जो नीतियां क्या है कि जैसे हम शिक्षा नीति के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? शिक्षा नीति के बारे में। शिक्षा नीति, अगर कोई सरकार कोई रोजगार नीति लेके आ रही है, रोजगार नीति, या और कोई भी, अगर चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नीति आई है, चिकित्सा नीति, मतलब अगर हम नीति की बात करें तो नीति क्या है? भविष्यमुखी है, भविष्यान्मुखी है। भविष्यान्मुखी कैसे कि भाई भविष्य में ये सारी चीजें हम इस प्रकार से प्रोवाइड करवाएंगे। योजना क्या है? एक सीमित दायरा होता है योजना। जैसे कि भाई मनरेगा चल रही है, कौन सी रहेगा? मनरेगा। मनरेगा, अगर प्रधानमंत्री कोई योजना चला रहे हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अगर ऐसी हम बहुत सारी योजना की बात करें तो वो क्या है? योजना। और योजना किसके लिए हम चलती है? शॉर्ट टर्म के लिए चलती है। किसके लिए? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, जैसे कि मनरेगा है, ये काफी लंबे समय से चलाई आ रही है। आपको लगता होगा कि सर, हमारे जो हमारा देश है भारत, उसमें जो नीतियां हैं और जो योजना है, चाहे कोई सी भी सरकार बने, वो बनते ही हमारी नीतियां चेंज क्यों नहीं हो जाती? जैसा आप पढ़ते हो कि भाई वेस्ट नीति, हमारी जो साउथ नीति, ये सारी जो नीतियां, हमारी विदेश नीति, इनमें इतना चेंजेस क्यों नहीं आता है? भाई क्या कारण है कि इनमें इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आता? क्योंकि हमारे जो संविधान निर्मात्री परिषद के जो सदस्य थे, उन्होंने हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान कर रखे हैं कि आप कोई भी नीति को अगर आपने एक बार दे दी तो आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। अगर हम बात करें कि भाई जो हमारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये क्या किस चीज की गारंटी देते हैं? तो अब ध्यान दो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखो, सामाजिक वे आर्थिक लोकतंत्र की गारंटी देते हैं। किसकी गारंटी देते हैं? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की गारंटी देते हैं। अब देखो कि भाई अगर हम इनकी बात करें कि भाई नीति निर्देशक तत्वों और जो हमारे मौलिक अधिकार है, इनमें अंतर क्या है? भाई अगर हम इनमें बेसिक अंतर की बात करें तो देखो, जो हमारे मौलिक अधिकार है, अगर हमारे को मौलिक अधिकारों की प्राप्ति नहीं होती है, मतलब अगर मौलिक अधिकार हमारे को नहीं मिलते तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। मतलब हम सीधा न्यायालय के पास में जाके ये कह सकते हैं कि माननीय, हमारे ये अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो हमें ये अधिकार आप दिलाइए। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है? फर्ज होता है। सुप्रीम कोर्ट आपको वो आर्टिकल क्या करता है? वो मतलब अधिकार आपको क्या है? दिलाता है। वही अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये गैर न्यायिक है। मतलब अगर आपको नहीं मिलते हैं तो ये आप कहाँ नहीं जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आप नहीं खटखटा सकते हो। ये क्या है? ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये है भविष्यान्मुखी। मतलब अगर भविष्य में
भविष्य में अगर राज्य के पास में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे, भाई अगर राज्य के पास में क्या होंगे, पर्याप्त संसाधन, अगर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे तब क्या करेगा राज्य, आपको नीति निर्देशक तत्व उपलब्ध करवाएगा। मतलब नीति निर्देशक तत्वों में जो भी बातें दी गई है उनकी पालना करेगा। उसके बाद में हुई है इनको, भाई अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो जो चीजें दी गई है उसको अगर आप परमानेंट कर देते हो, उसकी गारंटी दे देते हो, तो वो कहां पर चली जाएगी, फिर वो मौलिक अधिकारों में चली जाएगी। जैसा कि भाई आप सोचोगे सर इससे पहले कोई नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार बना है क्या, बिल्कुल बना है साथियों। जब हमने आर्टिकल 21A पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, शिक्षा का अधिकार पढ़ा था। जो शिक्षा का अधिकार पढ़ा था हमने, भाई बच्चों, कौन से बच्चों के, भाई 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का। तो ये कहां से आया है, ये आया है नीति निर्देशक तत्वों से आया है साथियों। अब हम इनके बारे में नीति निर्देशक तत्वों के एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की क्या क्या विशेषता है। तो आर्टिकल 36 में क्या दे रखा है, 37 में क्या है, 38 में क्या है, 38(1) में क्या है, 2 में क्या है, 39 में क्या है, 39 के जितने भी भाग है उसमें क्या क्या चीजें दी गई है। क्या सर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार बना सकते हैं क्या? क्या देखो, अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार बना दें तो आपको लगता है हमारे देश में जो अमीरी और जो गरीबी की जो खाई है साथियों, वो समाप्त हो जाएगी। अगर वो कारण क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सबको समान अवसर उपलब्ध करवाते हैं, मतलब वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। तो इसमें भी हम अलग अलग बात करेंगे कि भाई गांधीयन फिलोसॉफी के आधार पर को जो नीति निर्देशक तत्व कौन से, सामाजिक कौन से, हम इनके एक एक आर्टिकल के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, एक लाइन लिखेंगे कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों के बारे में क्या कहा साथियों। अब देखते हैं हम, देखो आपको ये ऊपर का लिखना है, हेडिंग डालनी है और अच्छे से सारी चीजों को समझना है। देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा इसके बारे में। डॉक्टर भीमराव भीमराव अंबेडकर ने इन सिद्धांतों को अद्वितीय विशेषताओं में वर्णित किया है। अद्वितीय विशेषताओं में वर्णित किया है। अगर हम बात करें कि भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उद्देश्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य, अब देखो इनके उद्देश्य क्या है। अगर हम इनके उद्देश्य की बात करें तो देखो यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की गारंटी देते हैं। आर्थिक लोकतंत्र की गारंटी देते हैं। और क्या करते हैं यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। अब भाई इनको कहां से लिया गया है, अगर हम बात करें कि नीति निर्देशक तत्वों को, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड
के संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं साथियों। किनको? नीति निर्देशक तत्वों को। अब देखो, हम अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये भारत के संविधान के कौन से भाग में पाए जाते हैं? ये भाग 4 में पाए जाते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पाए जाते हैं। अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन सिद्धांतों को क्या कहा? अद्वितीय विशेषताओं में इनको वर्णित करा है। किनको? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। इसका उद्देश्य क्या है? ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की क्या करते हैं? ये गारंटी देते हैं। ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। और ये कहा, कौन से देश से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। लिखो एक बार, इसके बाद में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। लिख लिया? आशा करता हूँ साथियों आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है साथियों। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताओं के बारे में। एक एक विशेषता को लिखेंगे और उसको समझेंगे। उसके बाद में हम आर्टिकल 36 को पढ़ेंगे साथियों। किसको? 36 को। अब देखो, नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक तत्व की विशेषताएं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की क्या क्या विशेषताएं हैं? देखो, सबसे पहले संवैधानिक निर्देश क्या दिए गए हैं इसमें? देखो, संवैधानिक निर्देश मतलब राज्य को जो भी कार्य करने हैं वो संविधान में वर्णित है। मतलब अगर हम आर्टिकल 36 से लेकर अगर हम 51 की बात करें तो इसमें सारे आर्टिकल दे रखे हैं कि भाई महिलाओं को समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। स्त्री या पुरुष को आजीविका के लिए संसाधनों की उपलब्धता करवाना, या किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं होना किसी भी प्रकार से। कि भाई अगर हमें पंचायती राज की अवधारणा है तो पंचायती राज को किस तरीके से स्थापित करना, गौ हत्या नहीं करवानी, गौ तस्करी नहीं करनी, मांस मदिरा किसी का भी सेवन नहीं करना, इनके बारे में ये एक एक आर्टिकल दे रखे हैं साथियों। मतलब इसमें सारी चीजें बता रखी है। ये क्या है? ये निर्देशों का प्रपत्र है। क्या है? निर्देशों का प्रपत्र। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? ये गैर न्यायिक है। क्या है ये? गैर न्यायिक। मतलब अगर इनकी प्राप्ति नहीं होती है तो आप कहां पर नहीं जा सकते? आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये राज्य जब उपलब्ध करवाएगा, जब राज्य के पास में पर्याप्त संसाधन होगा। आप अभी इनकी मांग के लिए आप कहां नहीं जा सकते? आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये क्या नहीं है? ये क्या है? ये गैर न्यायिक है। और ये क्या है? ये है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना।
ये किसकी विशेषता है? ये विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली विशेषता क्या है? ये संवैधानिक निर्देश है। ये निर्देशों का क्या है? प्रपत्र है। ये निर्देश किनको दिए गए हैं? ये निर्देश दिए गए हैं राज्य को। किसको दिए गए हैं? ये राज्य को। कि राज्य को ये सारे काम करने हैं। ये सारे काम कब करने हैं? जब आपके पास में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। क्या हो? पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। मतलब जब भी राज्य के पास में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे तो वो सारे के सारे जो आर्टिकल 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 51 तक उसमें जितनी भी बातें बताई गई है उनको उपलब्ध करवाना और उसके बाद में उनको मौलिक अधिकारों में क्या करना है? शामिल करना है। क्या हमारे देश में साथियों, अब आपके मन में ख्याल होगा, आ रहा होगा कि हमारे देश में तो पंचायती राज लगभग हर राज्य में लागू हो गया, तो सर इनको मौलिक अधिकारों में तो नहीं शामिल करा है। कारण है साथियों, इनको अभी मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं करा क्योंकि इनके चुनाव किनके ऊपर निर्भर करते हैं? राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करते हैं। जिस भी उसके बाद में अगर इनको मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया तो फिर ये केंद्र सरकार के अधीन आ जाएंगे और केंद्र सरकार के अधीन आते ही फिर अगर इनकी प्राप्ति नहीं होती है तो आप कहाँ जा सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहां पर जा सकते हो? फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो साथियों। लिखो जल्दी से, इनको लिखो, इसके बाद में हम आर्टिकल 36 पढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया निर्देशों का प्रपत्र कैसे है, गैर न्यायिक कैसे और कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे करनी है? क्योंकि आपने सारी जगह पढ़ा होगा। देखो आपने मौलिक अधिकार पढ़े हैं। मौलिक अधिकारों में आपने कहीं भी सामाजिक मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, आपने सामाजिक व आर्थिक आधार की बात नहीं सुनी होगी। सामाजिक व आर्थिक आधार की बात, जब आपने सामाजिक व आर्थिक आधार की बात वहां पे नहीं सुनी है, मतलब किसी भी प्रकार से वही आपको कहीं पे पैसे की बात करी क्या? भाई आपको कहीं पे नौकरी की बात करी क्या? बहुत बस हाँ, वो आपको आरक्षण के आधार पर, वो आपको समान अवसर के आधार पर वो सारी बातें जरूर बताई उन्होंने, लेकिन ऐसे नहीं कहा कि आपको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे या आपको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा या जितनी भी ये बातें हैं ये किन में है? ये नीति निर्देशक तत्वों में है साथियों। लिखो इसको जल्दी से। जल्दी से लिख लो, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम आर्टिकल 36 के बारे में। लिख लिया? अब देखो, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? आर्टिकल 36 के बारे में। देखो राज्य के नीति निर्देशों की शुरुआत कर दी है हमने और पहला अनुच्छेद हम पढ़ेंगे कौन सा? अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में क्या दे रखा है? राज्य की परिभाषा दे रखी है। क्या दे रखी है? राज्य की परिभाषा। देखो इसमें राज्य की वही परिभाषा है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दी गई है। जब हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे तब हमने राज्य की परिभाषा पढ़ी थी और वो कौन से भाग में थी? भाग 3 में और अनुच्छेद 12 में पढ़ी थी। वही परिभाषा आर्टिकल 36 में है। तो देखो इस अनुच्छेद में राज्य की वही परिभाषा है जो हमने भाग 3 के अनुच्छेद 12 में
पढ़ी है। ठीक है, अगर हम आर्टिकल 37 की बात करें तो आर्टिकल 37 में क्या दे रखा है, देखो अनुच्छेद 37। अब देखो 37 में क्या है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, उसके बाद भी हमारा जो देश है मतलब हमारे देश के शासन में इनका योगदान क्या है, मूलभूत है। और जब भी राज्य कोई विधि बनाता है तो इनका प्रयोग करता है और इनको लागू करवाना राज्य का क्या है, कर्तव्य है। यह किस में लिखा हुआ है, यह आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है। देखो राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय होने के बावजूद, अपरिवर्तनीय होने के बाद भी देश के शासन में मूलभूत है तथा विधि बनाते समय इनको लागू करवाना राज्य का कर्तव्य होगा। ये कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई बात है, ये लिखी हुई है आर्टिकल 37 में लिखी हुई है साथियों। देखो आर्टिकल 36 में क्या है कि इसमें है राज्य की परिभाषा है। इस अनुच्छेद में राज्य की वही परिभाषा है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दी गई है। आर्टिकल 37 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय होने के बाद भी देश के शासन में मूलभूत है तथा विधि बनाते समय इनको लागू करवाना राज्य का कर्तव्य होगा। लिखो जल्दी से इनको, इसके बाद में आगे पढ़ते हैं हम। जल्दी लिखो। लिख लिया, जल्दी से लिखो। लिखो जल्दी से इनको। मैं आपको टाइम इसलिए देता हूं कि आप अच्छे से अपने नोट्स बना लो। आप जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर
पढ़ने का कोई औचित्य नहीं होता है साथियों। अब देखो अब देखो इसमें अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल 38 के बारे में। आर्टिकल 38 में क्या दे रखा है देखो, अनुच्छेद अनुच्छेद 38, इसमें क्या दे रखा है देखो, राज्य राज्य द्वारा जन कल्याण जन कल्याण जन कल्याण के लिए सामाजिक 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 व्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं व्यवस्थाओं को बढ़ावा बढ़ावा देगा। मतलब अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य क्या करेगा, क्या भाई जन कल्याण के लिए, मतलब लोगों के कल्याण के लिए वो सामाजिक की जितनी भी व्यवस्था है उनको क्या करेगा, उनको बढ़ावा देगा। जैसे हम आर्टिकल 38 एक की बात करते हैं, देखो आर्टिकल अनुच्छेद 38 एक, इसमें क्या है देखो, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, क्या बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ताकि लोगों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिल सके किनको मिल सके देखो, लोगों को। अब देखो आर्टिकल 38 में क्या है कि भाई राज्य जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा देगा। अगर भाई हम 38 एक की बात करते हैं तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि लोगों को क्या मिल सके, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। इन शब्दों को कहीं भी मौलिक अधिकारों में प्रयोग नहीं किया गया है कि आपको राजनीतिक न्याय मिलेगी या आपको सामाजिक मिलेगा, आपको आर्थिक मिलेगा। ये साथियों ये किसमें है, ये शब्द तीनों ये प्रियम्बल में दिए हुए हैं। लेकिन अगर हम सामाजिक की बात करें, सामाजिक व्यवस्थाओं की, तो ये सारी की सारी चीजें किसमें दे रखी है, ये नीति निर्देशक तत्वों में दे रखी है। एक बार इसको लिखो, उसके बाद में आर्टिकल 38 को पढ़ते हैं हम। जल्दी से लिख लो इनको, क्या 38 एक में क्या है, 38 दो में क्या है, जल्दी से लिखो। जल्दी लिख लो इसको। जल्दी लिखो।
लिख लिया? जल्दी लिखो इसको। अब देखो, आर्टिकल 38(2) के बारे में बात करेंगे। देखो आर्टिकल 38(2) में क्या है? देखो आर्टिकल 38(2), देखो राज्य को क्या करना है? आय या सुविधाओं तथा अवसर की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा। ठीक है साथियों, ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? ये 44वें संविधान संशोधन, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। 1978 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 38(2) जोड़ा गया है। ये आय, सुविधाओं तथा अवसर की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य करेगा। देखो इसमें हमने ये सारी बातें करी। अब देखो इसमें देखो आय आ गई, कोई भी सुविधा जो सरकार उपलब्ध करवाती वो आ गई, तथा अवसर की जितनी भी समानता है उनको दूर करने का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। और ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। लिखो इसको जल्दी से। लिख लिया? लिख लिया होगा साथियों। चलो आज की क्लास में साथियों हम इतना ही करेंगे। कल के क्लास में हम 39 और 40 और इन आर्टिकल के बारे में विस्तृत तौर पे समझेंगे साथियों। आज की क्लास में बस इतना ही। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। अगर सेशन आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है साथियों। जय हिंद।